इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज एंड लैंड, मतलब कि भूमि उपयोग और भूमि, इन दोनों चीज़ों में क्या है, अंतर है। ठीक है, ध्यान से इसको समझना है, भूमि और भूमि उपयोग में क्या है, अंतर है। सामान्यतः हम भूगोल में भूमि के बारे में पढ़ते हैं कि भूमि पर मानव का क्या है, निवास स्थान है, धरातल पर मानव का निवास स्थान है। लेकिन जमीन पर मानव किस लिए है भाई, क्या करता है, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव क्या करता है, भूमि का प्रयोग करता है। लेकिन जो भूमि का जो उपयोग है, जो लैंड यूज़ है, जो मानव करता है, वह अलग अलग प्रकार से करता है। ठीक है, कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना उद्योग लगाता है ना। तो अलग अलग प्रकार से भूमि का क्या है, उपयोग है। तो यहाँ पर सीधे हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूमि उपयोग में परिवर्तन। ठीक है, भूमि उपयोग में परिवर्तन। तो सीधे से हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि भूमि उपयोग में परिवर्तन। हम कोई भी भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो कभी कभी हमें कुछ ऐसी आवश्यकताएं आ जाती हैं जिससे हमें भूमि का उपयोग जो जिस प्रकार से हम कर रहे थे उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता आती है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिए, भूमि उपयोग में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला तो है भौतिक परिवर्तन, भौतिक कारणों से परिवर्तन। अब भौतिक कारणों से परिवर्तन का मतलब समझिए, भौतिक कारण क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि जलवायु, क्या है, जलवायु। अब मान लीजिए कि जैसे कि उष्णकटिबंधीय गर्म मानसूनी जलवायु में हम चावल की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, अचानक क्या हो जाए, अगर जलवायु में परिवर्तन हो जाए, मौसम जो है कि पूरी तरीके से क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, गर्म मौसम न रहे, जलवायु बदल जाए, तो हम भूमि उपयोग में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, अब जिस भूमि का उपयोग हम धान की खेती के लिए कर रहे थे, उस भूमि का उपयोग अब हम धान की खेती के लिए नहीं कर पाएंगे। सही बात है ना। जहाँ पर भाई बर्फ़ पड़ रही है, जो भूमि बर्फ़ से ढकी हुई है, तो वहाँ हम उस टाइप के कार्य कर रहे हैं, है ना। अगर वहाँ पर क्या हो, खूब बारिश होने लगे, धूप होने लगे, तो हम वहाँ की भूमि का उपयोग पहले की तरह नहीं कर पाएंगे। जलवायु के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक ना, तो ध्यान दीजिए, जलवायु, वर्षा, ठीक ना, जलवायु, वर्षा, तापमान, ये सब क्या हैं, भौतिक कारण हैं जिनकी वजह से हमें क्या होता है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन करना पड़ सकता है। ठीक, इसी तरीके से कुछ मानवीय कारक भी हैं। क्या हैं, मानवीय कारक भी हैं। इन मानवीय कारकों की वजह से हमें भूमि में परिवर्तन करना पड़ता है। अब ये मानवीय कारक क्या क्या है भाई, तो देखिए, कुछ आर्थिक कारण हैं। आर्थिक कारणों में समझ लीजिए, जैसे कोई किसान है, खेती कर रहा है, लेकिन उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसे पैसे की कमी हो रही है। अब कोई दूसरी पार्टी है, मान लीजिए, या कोई फैक्ट्री लगाने वाला कोई आदमी है, वो आके कहता है कि आप अपनी ज़मीन हमको क्या करिए, बेच दीजिए, तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाऊंगा। तो उसे अगर लाभ समझ में आएगा तो वह किसान क्या करेगा, अपनी ज़मीन को बेच देता है और उससे लाभ कमाता है। तो ये मानवीय कारक में आएंगे। मानवीय कारकों में क्या है कि आर्थिक कारक है, ठीक ना। दूसरा क्या है भाई, सामाजिक कारक भी है। अब सामाजिक कारक क्या है, देखिए, अब सामाजिक कारकों की श्रेणी में इस प्रकार से चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो लगातार साग सब्जियों का उत्पादन कर रहा है, ठीक ना, लेकिन वह देखता है कि बाकी जो अगल बगल के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और दूसरे टाइप के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। तो आसपास के समाज का भी क्या पड़ेगा, उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वह व्यक्ति भी क्या करेगा, अपनी ज़मीन का उपयोग उसी तरीके से करना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है कि अपने ज़मीन की मिट्टी बेच दिया, ज़मीन उसकी 5 फुट नीचे हो गई, तो आसपास के सारे लोग क्या करेंगे, अपनी ज़मीन की मिट्टी बेचना शुरू करेंगे। तो समाज के प्रभाव में आकर के भी भूमि उपयोग में परिवर्तन होने लगता है, ठीक ना। कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। राजनीतिक कारण क्या है भाई, सरकार के दबाव में आकर के जैसे हम अपनी ज़मीनों को क्या करते हैं, दे देते हैं, सरकार उस पर क्या करती है,
फैक्ट्रियाँ स्थापित करवाती है, हाईवे बनवाती है, रोड है ना, सड़क बनवाती है, रेलवे लाइन बिछाया जाता है। तो ये सब क्या है, राजनीतिक कारणों की श्रेणी में आता है। कुछ ऐसे राजनीतिक कारण भी हैं, सरकार आपको वादे कर दे कि नहीं यहाँ पर कॉलोनी बनाई जानी है, यहाँ पर क्या करना है, कॉलोनी बनाई जानी है, इसलिए आपको अपनी ज़मीन को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो कुछ भौतिक कारण और कुछ मानवीय कारक हैं। इन कारकों की वजह से भूमि उपयोग में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, भूमि उपयोग में परिवर्तन की गति भी देख लेते हैं। देखिए अगर कोई भी भूमि हो, कोई भी जगह हो, कोई भी ज़मीन हो, अगर उसका प्रयोग किसी कार्य के लिए किया जा रहा है तो अब उसमें अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि समान प्रकार की भूमि में समान प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ ऐसे कारक हैं जो भूमि उपयोग में परिवर्तन की गति को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है भाई, व्यय। जैसे अगर कोई भूमि में अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री लगाई जा रही है, अगर मान लीजिए कि 50 एकड़ भूमि है तो पूरे 50 एकड़ भूमि में हम एक ही दिन में फैक्ट्री तो लगा नहीं लेंगे, ना ही एक महीने में लगा लेंगे। तो धीरे धीरे पूरा उसका क्या रहेगा, प्रोसेस चलेगा, तो 1 साल 2 साल विकसित होने में लग सकता है। तो पूरी ज़मीन एक ही बार नष्ट नहीं हो जाएगी, है ना। अब व्यय का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर, जिस तरीके से हम खर्चा करेंगे भाई, जो लेबर कॉस्ट हमारी आ रही है, जो लेबर और बाकी मशीनें हम लगा रहे हैं भूमि उपयोग में, मतलब हमें फैक्ट्री बनानी है, ठीक है। अगर हम कुछ पैमाने पर लिए हैं, छोटे पैमाने पर लिए हैं, लेबर कम है, व्यय कम कर रहे हैं, तो उस भूमि के उपयोग में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन होने में लंबा समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, है ना। मान लीजिए जैसे घर बन रहा है, एक मिस्त्री बना रहा है, हम कम खर्च न करते हैं, व्यय हम कम खर्च कर रहे हैं, तो एक मिस्त्री बना रहा है तो घर बनने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। लेकिन अगर हम 2 मिस्त्री लगा दें, 3 मिस्त्री लगा दें, तो वही घर हमारा क्या होगा, तो व्यय भी ज़्यादा होगा, है ना। तो व्यय के ऊपर निर्भर करता है कि भूमि उपयोग पर परिवर्तन की जो है कि गति क्या होगी। क्लियर है। दूसरा बात, कानून, नए कानून। मान लीजिए कि सरकार कोई कानून बना रही है, सरकार ने कानून बना दिया कि आप खेती योग्य ज़मीनों को नहीं बेच सकते हैं और ना ही उसकी मिट्टियों को बेच सकते हैं। तो आसपास के जो खेती योग्य ज़मीनें नहीं हैं वो तो बिक जाएंगी, उनके भूमि उपयोग में परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन जो खेती योग्य ज़मीन है जिस पर कानून बनाया गया है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो किसके हिसाब से, नए बनने वाले कानून के हिसाब से ही उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। दूसरी बात क्या होती है, तीसरा जो है कि गति क्या प्रभावित करती है, मानवीय प्रभाव। मानवीय प्रभाव। अब जैसे मान लीजिए किसी भूमि पर जंगल है, किसी भूमि पर क्या है, मान लीजिए किसी भूमि पर क्या होता है, जंगल होता है। तो अगर किसी भूमि पर जंगल है, अब सरकार या समाज या आप चाहते हैं कि हम उस पेड़ को, जंगल को काट करके वहाँ फैक्ट्री लगाएं या कोई कॉलोनी बनाएं, तो पेड़ों को काटना पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज में कुछ मानव ऐसे हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं, और वो मानव क्या करेंगे, जंगलों को काटने नहीं देंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि चिपको आंदोलन है ना, खितजड़ी आंदोलन है ना, एमपी को बहुत सारा नाम से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो अब मानवीय प्रभाव भी क्या होते हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन की गति को प्रभावित करते हैं। लोग जाके विरोध करना शुरू कर देंगे तो आप वह काम उतनी तेज़ी से नहीं कर पाइएगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, देरी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए जो अभी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बन रहा था, उससे जो है सैकड़ों गांव डूब रहे थे उसके पानी से, तो लोगों ने क्या किया, विरोध किया। तो उसको बनने में क्या लग गया, समय लग गया, बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो उस तरीके से भूमि के उपयोग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक ना, क्लियर है। ठीक ना, देखिए ध्यान दीजिए। अब हम देखेंगे क्या, भूमि का वर्गीकरण। ठीक है, तो भूमि का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। जैसे कुछ पॉइंट है उनको हम नोट कर लेंगे, जैसे टोपोग्राफी।
टोपोग्राफी यानी कि भौम्याकृति। देखिए भौम्याकृति यानी कि टोपोग्राफी किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो भौम्याकृति क्या होती है भाई, जैसे पर्वत, कहीं की भूमि क्या है, पर्वतीय है, कहीं की भूमि क्या है, पठार है, कहीं मैदान है, कहीं क्या है, मरुस्थल है। तो भूमि के वर्गीकरण में भूमि को हम कई प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, ठीक ना। क्या वर्गीकृत करते हैं भाई, कहीं पर क्या है, पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है। तो इस प्रकार से भूमि का वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा, हम भूमि का वर्गीकरण भौम्याकृति के आधार पर तो करते ही हैं, इसके साथ साथ भूमि का वर्गीकरण हम जो है कि मिट्टियों के आधार पर भी करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, सॉयल यानी कि मिट्टियों के आधार पे। जब हम मिट्टियों के आधार पर करते हैं तो हमें कुछ प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि कछारी, जिसको कि जलोढ़ के नाम से भी जानते हैं, है ना, एलुवियल सॉयल, लाल मिट्टी, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी, ठीक ना, चेरनोजम यानी कि काली मिट्टी। तो मिट्टियों के प्रकार के आधार पर भी भूमि का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक ना। जैसे महाराष्ट्र की मिट्टियाँ क्या हैं, काली मिट्टी है, जिसको रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। हमारे भारत में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत का जो समतल मैदान है, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, इसमें ये पूरा क्या है, कछारी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो भूमि का जो वर्गीकरण है वह मिट्टियों के आधार पर भी कई प्रकार की मिट्टियों में किया जाता है। चलिए, जो अगला भूमि वर्गीकरण का जो प्रकार है वो है वर्षा के आधार पे। तो वर्षा के आधार पर जो है भूमि को कई प्रकार की रंग के आधार पर कई प्रकार की पेटियों में बांटा जाता है। तो इसको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, नीली पेटी, जिसको ब्लू बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब ये नीली पेटी क्या होती है, यहाँ पर नीली पेटी में क्या होता है, वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। नीली पेटी में वर्षा 70 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, और जो बारिश का महीना होता है वो 2 से 3 महीने तक का होता है, और यह उत्तर प्रदेशों की श्रेणी में आता है। और यहाँ सदाबहार वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। तो जहाँ पर वर्षा काफ़ी हो, सदाबहार वृक्ष पाए जाएं, वैसे वर्षा के आधार पर उस पेटी को क्या बोलते हैं, नीली पेटी, ब्लू बेल्ट के नाम से जानते हैं। अगला होता है गहरी नीली पेटी, डार्क ब्लू बेल्ट, ठीक है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम होती है ना। यहाँ पे वर्षा की मात्रा जो है कि 50 से 60 सेंटीमीटर के बीच में ही होती है, और पूरे वर्ष में केवल मान के चलिए कि 2 महीने यानी कि 60 दिन, है ना, 60 डेज ही केवल क्या होती है, वर्षा होती है। और यह क्षेत्र भी वनस्पतियों से भरा होता है। इसके बाद हल्की हरी यानी कि लाइट ग्रीन बेल्ट आता है। लाइट ग्रीन बेल्ट में क्या होता है, वर्षा 35 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और इस क्षेत्र में छोटी छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके बाद आता है भूरी पेटी, ब्राउन बेल्ट। ब्राउन बेल्ट में और छोटे छोटे प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वर्षा की मात्रा बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इसमें बहुत कम होती है। और उसके बाद येलो बेल्ट आता है। वर्षा की मात्रा जो है कि 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। पीली पेटी में क्या होता है भाई, मरुस्थली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं। और अगर इनमें खेती भी होती है, ज्वार बाजरे मक्का वगैरह की, तो हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। वर्षा की यहाँ क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। हमें बिना वर्षा के यहाँ पर खेती करनी पड़ती है। भी बिना वर्षा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हम सिंचाई के माध्यम से क्या करते हैं, खेती कर सकते हैं। बाकी ये जो 3 ऊपर वाली पेटियाँ हैं, यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा के आधार पे हम कृषि कर सकते हैं। अगला भूमि का जो प्रयोग है वो प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पे है। प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पे भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। अब प्राकृतिक प्रदेश जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए भारत में भूमि का जो डिवाइडेशन होता है वो प्राकृतिक आधार पे, है ना, मतलब कि भौतिक आधार पे 5 भाग में किया गया है कि पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है। तो इस तरीके से भी क्या होता है, प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पे भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे पश्चिमी घाट हो गया अलग, पूर्वी घाट हो गया अलग,
है ना। गुजरात का जो दलदली इलाका है वो अलग हो गया, सुंदरबन के डेल्टा वाला भाग अलग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर भी भूमि का वर्गीकरण क्या है, किया जाता है, ठीक। अब भूमि का उपयोग परिवर्तन बाकी सारी चीज़ें समझ लेने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वानथीनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। ये जानेंगे कि वानथीनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में कौन कौन सी बातें कही हैं। तो वानथीनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत जानने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। वानथीनेन के 2 शब्द आप समझिएगा। पहला है आर्थिक लगान, आर्थिक लगान, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। वानथीनेन कहते हैं कि देखिए कोई भी खेती अगर बाजार के समीप हो रही है, बाजार के क्या हो रही है, समीप हो रही है, तो आर्थिक लगान जो लाभ प्राप्त होता है उसे हम बोलेंगे आर्थिक लगान, ठीक है। बाजार के समीप अगर कोई फसल भाई आप उत्पन्न करेंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो जीरो ना हो जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कास्ट है वो कास्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जीरो होने पर हमें आर्थिक लगान और आर्थिक लाभ जो है प्राप्त होता है, ठीक। दूसरा होता है लगान शून्य भूमि। दूसरा क्या है, लगान शून्य भूमि। अब लगान शून्य भूमि क्या है भाई, देखिए वानथीनेन ने कहा कि ऐसी भूमि, पहले इसको बना देते हैं थोड़ा सा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो वानथीनेन के कृषि भूमि उपयोग सिद्धांत को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। वानथीनेन एक जर्मनी के विद्वान थे, जर्मनी में एक कृषि फार्म के मालिक थे। वहाँ रहते रहते वानथीनेन ने क्या किया, बाजार से जब जो भी भूमि में फसल उत्पादन हो रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, जा रहा है, उसके आधार पर अपना सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। इसको वानथीनेन का कृषि स्थानीकरण सिद्धांत कहते हैं। वानथीनेन ने अपने सिद्धांत को 1826 में प्रस्तुत किया। वानथीनेन 1815 में क्या हुए, एक कृषि फार्म के मैनेजर नियुक्त हुए और वहाँ पर रहते रहते इनके दिमाग में आया और इन्होंने अपना एक सिद्धांत जो है मॉडल प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत को पढ़ने से पहले 2 चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, आर्थिक लगान, आर्थिक लगान। वानथीनेन का कहना था कि देखिए अगर जो भी फसल का उत्पादन हो रहा है, आर्थिक लगान वह लाभ है जो कि किसी बाजार के समीप फसल के उत्पादन से प्राप्त होता है, ठीक ना। मगर इसका मतलब ये है कि अगर किसी बाजार के पास में हम कोई फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो उससे हमें क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा और उसी लाभ को आर्थिक लगान नाम दिया गया। दूसरा जो है कि इन्होंने कहा लगान शून्य भूमि, लगान शून्य भूमि। अब लगान शून्य भूमि क्या है भाई, इन्होंने कहा कि देखिए कोई भूमि इस प्रकार की है जहां पर हमें फसल के उत्पादन करने से कोई लाभ ही प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई ज़मीन ऐसी है, कोई भूमि ऐसी है जहां पर हम अगर कोई फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो उससे जो लाभ हमें प्राप्त हो रहा है वो जीरो है, मतलब फसल के उत्पादन से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार की भूमि को वानथीनेन ने लगान शून्य भूमि का नाम दिया। अब वानथीनेन के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं क्या हैं, सबसे पहले उस मान्यताओं को देख लेते हैं। वानथीनेन ने एकाकी प्रदेश की परिकल्पना की, कहा कि प्रदेश क्या होगा, एकाकी प्रदेश होगा, ठीक है। एग्जाम में ये यहाँ से मान्यताओं को पूछा जाता है। तो वानथीनेन ने बताया कि जो प्रदेश होगा वो एकाकी प्रदेश होगा। एकाकी प्रदेश का मतलब ये होता है कि वह जो बिल्कुल आइसोलेटेड रीजन होगा,
वह रीजन दूसरे रीजन से संबंध नहीं होगा, ठीक ना, एकाकी होगा। दूसरा, जो परिवहन का साधन है, परिवहन का जो साधन होगा, परिवहन का साधन क्या होगा, घोड़ा गाड़ी होगा। जब आप यूरोप में जाएंगे, जर्मनी वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर परिवहन के साधनों के रूप में जो है कि घोड़ा गाड़ी का ही यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या यूज़ किया जाता है, बैलगाड़ी यूज़ किया जाता था, है ना। तो वहाँ क्या यूज़, वहाँ लोग घोड़ा पालते हैं, हर घर में लगभग घोड़े रहते थे और अभी भी लोगों का आदत है पालते हैं। तो वहाँ परिवहन का एकमात्र साधन क्या था, घोड़ा गाड़ी, ठीक। तीसरी मान्यता इनकी कहती है कि देखिए समतल प्रदेश होना चाहिए। ये सिद्धांत किसके लिए लागू है, समतल प्रदेश के लिए लागू है। और चौथी मान्यता क्या थी कि परिवहन भार जो है दूरी पर क्या होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी जगह फसल उगा दें जिसको बाजार में लाने पर क्या हो जाए, हमको जितना लागत लगा था उससे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाए। तो परिवहन भार दूरी के अनुसार होना चाहिए, एकाकी प्रदेश होना चाहिए, परिवहन का एकमात्र साधन क्या है, घोड़ा गाड़ी है, और समतल प्रदेश है, ठीक। और जो प्रमुख मान्यता ये है कि प्रमुख मान्यता क्या है कि संपूर्ण प्रदेश के लिए सिर्फ एक ही बाजार होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कई बाजार नहीं, संपूर्ण प्रदेश के लिए क्या होना चाहिए, एक ही बाजार होना चाहिए, वांथुनेन की, है ना। ये कुछ सिद्धांत की मान्यताएं हैं। अब इनके सिद्धांत को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। वांथुनेन ने कहा कि देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक केंद्रीय प्रदेश होगा, ठीक है। जो केंद्रीय प्रदेशों को वांथुनेन ने यहाँ पर इस तरीके से दिखाया था कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, एक भाई केंद्रीय प्रदेश होगा, ठीक। किसी रीजन में कोई एक केंद्रीय प्रदेश है उसकी बात की जा रही है, तो केंद्रीय नगर हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे बीच में कहा कि वांथुनेन ने कहा कि देखिए सबसे बीच में भाई एक नौगम्य नदी होगी जिसमें नौका वगैरह संचालित की जा सके, इस प्रकार की क्या बहेगी, एक नदी बहेगी, ठीक है। और नदी के बिल्कुल चारों तरफ क्या होगा भाई, एक बाजार क्षेत्र होगा। नदी के ही चारों तरफ क्या होगा, एक बाजार क्षेत्र होगा, ठीक। और बाजार क्षेत्र के बाहर, ठीक है, इसको देखिए सबसे पहले क्या है, बाजार क्षेत्र क्या आएगा आपका, नंबर 1 पर आएगा, ठीक। बाजार क्षेत्र के बाद इन्होंने कहा कि देखिए फल सब्जी और दूध का उत्पादन होगा, ठीक ना। फल सब्जी, जलाऊ लकड़ी, ठीक है, फल सब्जी और क्या होगा, दूध का, मतलब फल सब्जी और दूध का कारोबार किया जाएगा। यह होगा कि किसमें, दूसरे नंबर पे, ठीक ना। अब इसका रीजन क्या था, वांथुनेन ने कहा कि देखिए जो फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं ना, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए जो उनका उत्पादन होगा वो बाजार के बिल्कुल पास में ही होगा, बहुत दूर उनका उत्पादन नहीं किया जाएगा, नहीं तो आने में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद तीसरी बात इन्होंने, वांथुनेन ने क्या बोली, वांथुनेन ने कहा कि देखिए उसके बाद क्या होगा कि गहन कृषि की जाएगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या की जाएगी, गहन कृषि होगी, है ना, ताकि जो परिवहन का जो चार्ज आएगा वो कम हो, है ना, क्योंकि जो अन्न भारी होता है भाई, तो उसको ढोने में बहुत ज़्यादा भार वहन होता है, पैसा लगता है, ठीक है। तो कहा कि जो गहन कृषि की जाएगी वो बहुत प्रदेश से दूर नहीं की जाएगी, प्रदेश के बाजार के पास में ही की जाएगी, ताकि परिवहन का जो खर्चा है वो कम लगे, ज़्यादा हमें माल भाड़ा जो है ढुलाई देना न पड़े, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए जो चौथी भूमि होगी, ठीक है, वो अन्न उत्पादन की प्रति भूमि होगी। चौथी भूमि क्या होगी, अन्न उत्पादन, मतलब कहा कि देखिए चौथे खंड में, मतलब इस वाले खंड में, ठीक ना, इस वाले खंड की बात करते हैं कि इस वाले खंड में क्या होगा, अन्न उत्पादन होगा और कुछ प्रति भूमि भी रहेगी, ठीक ना। अनाज का उत्पादन किया जाएगा बड़े पैमाने पे और कुछ प्रति भूमि भी उसमें क्या की जाएगी, छोड़ी जाएगी, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा 3 खेत प्रणाली होगी। चौथा भाग में क्या होगा, 3 खेत क्या होगा, प्रणाली होगा, ठीक ना। इसमें ये वाला रीजन होगा, इसमें क्या होगा, 3 खेत प्रणाली होगा। 3 खेत प्रणाली का मतलब यह है कि कई प्रकार की फसलें, मिश्रित कृषि की जा सकती है, कई प्रकार की फसलें उसमें क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है, ठीक ना। उसके बाद जो कहा कि जो देखिए जो सबसे लास्ट वाला होगा ये वाला, ठीक, ये पशुपालन के लिए होगा, ठीक। क्या होगा, ये विस्तृत पशुपालन सबसे लास्ट वाले भाग में किया जाएगा और चारागाह वगैरह भी क्या होंगे, इसी क्षेत्र में होंगे, ठीक ना। तो वांथुनेन का ये क्या रहा, सिद्धांत रहा। वांथुनेन के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं
और 2 शब्दों को ध्यान रखिएगा, आर्थिक लगान और लगान शून्य भूमि क्या होती है, सिद्धांत की मान्यताएं और ये सिद्धांत। इससे जुड़े क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, ठीक ना। इसी आधार पर वांथुनियन ने अपना एक फार्मूला भी दिया है, जिस फार्मूले को आपको क्या रखना है, याद रखना है, P = V - E + T, ठीक है। P क्या है, प्रॉफिट है, और V क्या है, विक्रय मूल्य है। हाँ, P क्या है, प्रॉफिट है, V क्या है, विक्रय मूल्य है, और ये जो E है उत्पादन लागत है, और जो T है वो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, मतलब परिवहन भाड़ा है। क्लियर। तो ये फार्मूला एग्जाम में कई बार इसी प्रकार इसी के अनुसार दूसरे टाइप के फार्मूले भी पूछे जाते हैं, और यह दिया जाता है कि बताइए कौन सा वांथुनियन का फार्मूला है, ठीक है। तो P = V - E + T, ठीक। P क्या है, प्रॉफिट है, V क्या है, विक्रय मूल्य है, उसमें से हमें घटाना होता है विक्रय मूल्य में से, तभी ना फायदा पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ। तो E क्या है, उत्पादन लागत है, और T क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्ज है। क्लियर। तो ये भूमि उपयोग रहा और वांथुनियन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत रहा, ठीक ना। इसमें एक सेकेंड, 1 2 3, ठीक ना, ये 4, ये 5वां प्रदेश था, ठीक ना, और ये प्रदेश कौन सा हो जाएगा, 6वां प्रदेश। तो 6 जो है कृषि प्रदेशों की बात किसने की थी, वांथुनियन ने, जिनका मतलब कुछ इस तरीके से अलग अलग था। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहला जो प्रदेश होगा, पहले ये आपको दिखाई दे रहा है, नौकायन है, नदी है, नौगम्य नदी है, इसमें नौका का संचालन हो सकता है। उसके बाहर क्या है, बाजार क्षेत्र है, ठीक। बाजार क्षेत्र के बाद जो है कि जलाऊ लकड़ी होगा, फल सब्जी का उत्पादन इस क्षेत्र में हो रहा है, ठीक ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये। क्लियर। इस क्षेत्र के बाद जो इसका अगला क्षेत्र है जो ये वाला, उसमें गहन कृषि की जाएगी, ठीक है। तो 3 नंबर के क्षेत्र में क्या हो रहा है भाई, तीसरे नंबर पर गहन कृषि की जा रही है, चौथे नंबर पर ये अन्न उत्पादन और कुछ प्रतिभूमि भी होगी, 5वें नंबर पर क्या होगा, 3 खेत प्रणाली होगी, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये केंद्रीय नगर है, और ये जो है कि 3 खेत प्रणाली वाला सिस्टम है, और 6वें नंबर पर ये क्या है, विस्तृत रूप से पशुपालन का कार्य किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका कहना था कि पशुओं को बाजार में रखना, बाजार के पास में रखना उचित नहीं है, पशुओं को हम बाजार से क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई पशुओं को खाने के लिए चारागाह की जरूरत होती है, चारे की जरूरत होती है। तो चारा हम अगर मेन मार्केट में अगर उगाते हैं, मार्केट के पास में, तो हमें घाटे वाला सौदा हो जाए, क्योंकि उसे तो डायरेक्ट कोई फायदा हो नहीं रहा है चारा से, कि चारा काट के ले जाके बेच देंगे। चारा तो हम पशु को खिलाएंगे, पशु दूध देगा तो दूध को ले जाके बेचेंगे, तो ये हो सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि पशुओं को रखना वहाँ पे ज़्यादा उचित नहीं होगा। क्लियर। तो ये चीज़ रही किसकी, भूमि उपयोग और वांथुनियन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत, जो वांथुनियन ने 1826 में दिया था, ठीक। अब इसके बाकी की बातें हम लोग अगले क्लास में समझेंगे।